Good morning, students. In this video of coordination compounds, we are going to discuss about effective atomic number concept, जिसे हम EAN रूल के नाम से भी जानते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में वर्नर का सिद्धांत काफ़ी अधिक मान्य है। उसी को और एक्सप्लेन करने के लिए, कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को बताने के लिए सिज्विक ने भी अपना एक सिद्धांत दिया था, जिसे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। वर्नर ने यह बताया था कि किसी भी मेटल की दो प्रकार की वैलेंसीज होती हैं और एक ही लिगेंड, जैसे कि क्लोराइड आयन है, वह मेटल की प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, इसे वर्नर सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए सिज्विक ने यह बताया था कि लिगेंड एंड मेटल आयन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिगेंड एटम के एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ मेटल आयन भी शेयर करता है। इस प्रकार कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से ट्रांजिशन मेटल उत्कृष्ट गैस का विन्यास ग्रहण कर लेती है और उसे ही इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN के नाम से जाना जाता है। किसी भी मेटल एटम के EAN को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, जिसे सिज्विक ने बताया था। इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, शेष रहते हैं। उन शेष रहे इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही लिगेंड द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऐड कर दिया जाता है, जिससे प्राप्त टोटल नंबर अब उस मेटल का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। वह नंबर वास्तव में उस मेटल के जस्ट बाद में आने वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, जिससे वह कॉम्प्लेक्स काफ़ी स्टेबल बन जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं CONH3 3+। इसके लिए EAN का कैलकुलेशन करना है। इसमें हम ये देखते हैं सबसे पहले कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। इसलिए कोबाल्ट 3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, हम देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो कोबाल्ट +3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 27 - 3 = 24। 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6 × 2 = 12। ये इस कॉम्प्लेक्स का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर अब कितना हो जाएगा, 24 + 12 = 36, जो कि हमें पता है क्रिप्टॉन इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी के कारण से यह कॉम्प्लेक्स काफ़ी स्टेबल होता है। इसी प्रकार एक और कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आप स्वयं कैलकुलेट कीजिएगा। और कुछ अन्य एग्जाम्पल्स यहाँ टेबल में दिए गए हैं, जो ये बताते हैं कि EAN के द्वारा कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी किस प्रकार से आती है, और साथ ही इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स अपवाद के रूप में हैं, वह भी बताए गए हैं। अब अपन आते हैं किलेट पर। देखिए, किलेट एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है कॉम्प्लेक्सेस की। जब भी कोई लिगेंड मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो उस समय यदि लिगेंड मेटल एटम या आयन के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जो कि सामान्यतः मल्टीडेंटेड लिगेंड ही शो करते हैं, क्योंकि यूनिडेंटेड लिगेंड तो सदैव सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। मल्टीडेंटेड लिगेंड में यह पॉसिबिलिटी होती है कि वह सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब मेटल एटम के साथ कोई लिगेंड बना लेता है, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही अपन किलेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, कोबाल्ट है,
यह कोबाल्ट जब इथाइलिन डाइएमीन जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है उसके 2 मोल्स के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें हम देख रहे हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो यह किलेट कहलाता है। किलेट कॉम्प्लेक्सेस वास्तव में नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से मोर स्टेबल होते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो यह है कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक है, जिससे 2 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा यह है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग बनने पर उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। इसी तरह का अपन कॉम्प्लेक्स या किलेट स्ट्रक्चर EDTA की भी देख सकते हैं। EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है और जब यह मेटल के साथ में कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है तो यहाँ पे बहुत सारी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, जिसके कारण से EDTA के द्वारा बना हुआ कॉम्प्लेक्स काफ़ी स्टेबल होता है। वास्तव में EDTA में 6 डोनर साइट्स होती हैं, यानी ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। यदि किसी किलेट की रिंग में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहाँ पे रिंग में रेजोनेंस और होने लग जाता है, जिससे किलेट कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं मेटल्स के साथ में एसिटाइल एसीटोन या पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें किलेट रिंग तो बनती ही बनती है, उसके साथ वहाँ पे रेजोनेंस के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन भी होने लग जाता है, जिससे रिंग की स्टेबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स को भी अपन यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेशन है और कॉन्जुगेशन सदैव साइक्लिक कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये अपना किलेशन हो गया। किलेशन के बाद में अब अपन आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पर, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दिया गया है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, नाम किस प्रकार से लिखा जाता है IUPAC सिस्टम में। और इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ दिए जाते हैं, उनका नाम लिखना होता है, और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी आते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया हुआ होता है और उससे हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण के कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों को अपन थोड़ा देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है? सामान्य, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक सोल्ट होता है एक तरीके से, इसीलिए जैसे नॉर्मली सोल्ट का नाम भी 2 शब्दों का बना हुआ होता है, जिसमें पहले कैटायन का नाम और फिर एनायन का नाम लिखा जाता है और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अपन NaCl एक सिंपल सोल्ट है जिसका नाम अपन ने क्या लिखा, कैटायन का नाम पहले सोडियम है कैटायन, तो इसका नाम लिख दिया अपन ने सोडियम, और Cl- है एनायन, तो इसका नाम लिख दिया अपन ने क्लोराइड, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अपन ने छोड़ दिया है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स आयन देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स आयन में पहले अपन कैटायन का नाम लिखेंगे CONH3 बड़ा ब्रैकेट, ये है कैटायन अपना, और एनायन है क्लोराइड। तो इस तरीके से इनका भी नाम लिखा जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है और फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों में से एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है या कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैटायन भी हो सकती है, एनायन भी हो सकती है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग अपन उसका नाम लिखेंगे। अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पूर्ण उदासीन है
तो उसमें कोई भी कैटायन एनायन नहीं होगा और उसमें नाम एक ही शब्द में लिख देंगे। जैसे कि ये एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये न्यूट्रल है, तो इसका नाम हम एक शब्द में लिख देंगे, डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकंड। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल क्रोमियम का और दिया हुआ है, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरोक्रोमियम थर्ड। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी अगर उदासीन होती है तो उसका नाम सीधा सीधा लिख दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंड्स के नाम लिखे जाते हैं और फिर उसके बाद में मेटल का नाम लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हम देख लें, जैसे कि FeH2O6 है, तो यहाँ पे लिगेंड कौन है? वाटर। वाटर का नाम क्या लिखा जाता है? लिगेंड की फॉर्म में एक्वा लिखा जाता है या एक्वो लिखा जाता है। तो पहले अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर बाद में मेटल का नाम लिखेंगे। एक ही लिगेंड है तो उसका नाम आ जाएगा, एक से अधिक लिगेंड होने पर उन सभी लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा और अंत में मेटल का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में लिगेंड्स भी 3 प्रकार के होते हैं, एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। पहले के टाइम में जब इनका नामकरण करते थे तो इन्हें पहले एनायनिक, फिर न्यूट्रल और फिर कैटायनिक लिगेंड का नाम लिखा जाता था। लेकिन 1990 की IUPAC की सिफारिशों के अनुसार अब इन्हें इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, चाहे इन पर कोई सा भी आवेश हो, यानी कि जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकली ABCD से लिखा जाता है। जैसे कि ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 लिगेंड है, क्लोरो एंड एमीन। तो इसमें क्लोरो C एंड एमीन A, तो एमीन का नाम पहले आ जाएगा। टेट्रा एमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन इसका नाम होगा। लिगेंड के नाम की बात हो गई, लेकिन लिगेंड का नाम लिखने से पहले लिगेंड की संख्या लिखनी पड़ती है। लिगेंडों की संख्या लिखने के लिए हम डाई, ट्राई इनको यूज़ करते हैं। लिगेंड्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखते समय उनकी संख्या के पूर्व लग्न का अक्षर का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे डाईएमीन को हम जब लिखेंगे तो इनका पूर्व लग्न डी का नहीं, जबकि डाईएमीन को डी का समूह मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाई लिगेंड के नाम का भाग है, उनकी संख्या बताने वाला पूर्व लग्न नहीं है। ऐसे लिगेंडों में संख्या बताने के लिए कन्फ्यूज़न ना हो तो डाई और ट्राई की जगह बिस एंड ट्रिस, और 4 होने पर टेट्राकिस, फिर 5 होने पर पेंटाकिस, इस तरीके से प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये अपन ने कॉम्प्लेक्स लिया COCl2En2Cl, इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स का नाम लिखने से पहले उनकी संख्या लिखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आ रहा है। क्लोरो होता है C से, एथिलीन डाईएमीन होता है E से, तो C पहले आएगा। डाईक्लोरो हो गया क्योंकि 2 Cl2 है, डाईक्लोरो, फिर En भी एथिलीन डाईएमीन है जो कि 2 होने की वजह से बिस लिखा जाएगा। डाईक्लोरो, फिर बिस, एथिलीन डाईएमीन, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड आ गया इसका नाम। कभी कभी क्या होता है कि आइसोमर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। उनको प्रदर्शित करने के लिए कॉम्प्लेक्सेस के नामों से पहले सिस या ट्रांस या फिर D या L का प्रयोग किया जाता है। सिस ट्रांस होने पर सिस या ट्रांस लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स में, और कभी कभी उनको ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाने के लिए DL लिख दिए जाते हैं। लिगेंड्स का नामकरण देखिए, ऋणायनिक लिगेंड चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उन लिगेंडों का नाम सीधा सीधा नहीं रखकर उनके नाम के अंत में O लगा दिया जाता है। जैसे लिगेंड है H2O, तो उसको एक्वा नहीं लिखकर एक्वो लिख दिया जाता है। सामान्यतः जिन ऋणायनों के नाम आइड, आइट, एट इन पर ख़त्म होते हैं उनके अंतिम अक्षर को ई को हटा देते हैं, उसकी जगह ओ लगा दिया जाता है। जैसे आइडो, आइटो, एटो, ये सब जैसे सल्फाइड का सल्फाइडो, क्लोराइड का क्लोराइटो, नाइट्रेट का नाइट्रेटो,
इस तरीके से इन लिगेंड्स के नामकरण में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, लेकिन कुछ लिगेंड्स को ओ पर भी समाप्त कर दिया गया है। क्लोरो, आजकल इनको क्लोरिडो भी कहा जाने लगा है, क्लोरिडो, फ्लोरिडो, इस तरीके से। CN को साइनो, OH- को हाइड्रोक्सो, ये नाम दे दिए गए हैं। हाइड्रोकार्बन एनायंस के नाम में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि C6H5- है तो उसको फेनिलरेनायन का लिगेंड का नाम भी फेनिल ही रखा हुआ है। C5H5- जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल रेनायन है, तो इसका नाम भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल ही है। न्यूट्रल लिगेंड के नाम में वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे पिरिडीन, मेथिलमीन, ये सब ऐसे कैसे काम में ले लिए जाते हैं। NO को नाइट्रोसिल कह देते हैं, CO को कार्बोनिल कह देते हैं। जल और अमोनिया के लिए एक्वा और एमीन लिखा जाता है। आजकल इसको एक्वो और अमीनो भी लिखा जाने लगा है। धनायनिक लिगेंड होने पर उनके नामकरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उनके नाम के अंत में ईयम ही लगा दिया जाता है। जैसे कि NH2 NH3+, इसको हाइड्रेजीनियम ही लिखा जाता है। कुछ प्रमुख लिगेंडों के मूलक नाम और ये सब अपने को टेबल में दिए गए हैं, इनको लर्न करना है। जैसे कि H-, इसको हाइड्रो कहा जाता है, इसका ना IUPAC में F- को फ्लोरिडो भी कहते हैं, आजकल क्लोरिडो भी कहते हैं, ब्रोमिडो भी कहते हैं, आयोडो, क्लोरेटो, ClO4- को अपन परक्लोरेटो, O2- को हाइपरऑक्सो या सुपर ऑक्साइडो कहा जाता है। O2- को डाईऑक्साइडो या परऑक्सो कहा जाता है। O-2 को ऑक्सो कहा जाता है। S2- को थायो कहा जाता है। इस तरीके से ये इनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये अपन को इस टेबल से लर्न करने हैं। इन सभी लिगेंड्स के नामों को अपने को लर्न करना है। कोई भी लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स के साथ लगा हुआ आ सकता है। ये तो इस टेबल में, फर्स्ट टेबल में ये सारे लिगेंड दिए हुए हैं जो कि मोनोडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे एक और टेबल दी गई है जिसके अंदर कुछ और लिगेंड्स के नाम दिए गए हैं, क्योंकि कुछ लिगेंड्स बहुत बड़े होते हैं तो उनका पूरा नाम कॉम्प्लेक्स में लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो उन लिगेंड्स को इस तरीके से एब्रीविएशन दिया गया है। जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तो उसको CP लिख दिया जाएगा, एसिटाइल एसीटोन है तो AC लिख दिया जाएगा, एसिटिल को AC लिख दिया जाएगा, ब्यूटिल को BU लिख दिया जाएगा, पिरिडीन को PY लिख दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ लिगेंड्स के क्या दिए गए हैं, शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, एब्रीविएशन दिए गए हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक लिगेंड्स तथा एक से अधिक ऑक्सीजन एटम युक्त ऑक्सो एनायनों के सल्फर, सेलेनियम आदि जो डेरिवेटिव होते हैं उनको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। और कुछ एम्बिडेंटेड लिगेंड भी होते हैं, उनका नाम लिखने से पहले मेटल एटम के साथ में कौन सा एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसके बारे में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, मेटल के साथ में अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड थायोसाइनेट जुड़ा हुआ है तो वह या तो सल्फर की तरफ से मेटल से जुड़ेगा या नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा, तो इनको लिखने के लिए थायोसाइनेटो S या थायोसाइनेटो N लिखना पड़ेगा, जिससे साफ साफ ये इंडिकेशन हो सके जैसे कि मेटल के साथ सल्फर जुड़ा है या नाइट्रोजन जुड़ा है। इसी तरीके से नाइट्रो और नाइट्राइटो में भी यही बात रहेगी। अगर आप नाइट्रो लिखते हो तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि मेटल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आजकल अधिकांशतः नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O प्रयुक्त किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिख दिया जाता है, कोई स्पेस नहीं दिया जाता है कहीं पर भी। लेकिन अगर कैटायन होता है तो उसका नामकरण इस प्रकार से कर दिया जाता है, इसमें भी किसी तरह का कोई स्पेस नहीं दिया जाता है, केवल और केवल सिंगल नाम में ही इसको भी लिख दिया जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होता है
तो इसमें क्या करते हैं, मेटल आयन के नाम के लास्ट में 8 जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मेटल सेंट्रल ये कॉम्प्लेक्स आयन एनायन हो तो ये यहाँ पे इसमें प्लस गलत दिया हुआ है, माइनस होगा, एनायन होने पर ही ये 8 वाली सिचुएशन आती है। अदरवाइज तो इनका नाम, मेटल का नाम सिंपल आयरन या फिर निकल ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन अगर ये एनायन के फॉर्म में होते हैं तो निकलेट, फेरेट ये लगा दिया जाता है। यदि किसी कंपाउंड में केटायन एंड एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो तो इन सभी नियमों को यूज़ करते हैं। केटायन का नाम सिंपल आ जाएगा और फिर कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम लिखने के लिए लास्ट में 8 लगाते हुए लिख देंगे। और अंत में क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स आयनों के साथ जुड़े हुए केटायंस या एनायंस की संख्या को इस नाम में कभी भी नहीं लिखा जाता है। साथ ही मेटल के अंत में इस छोटे ब्रैकेट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाता है। ये तो बात हो गई है सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण की, जिनमें लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड बॉन्डेड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ डाई न्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू।